नमस्ते प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में अपन गाउस के नियम को पढ़ेंगे, गाउस के लॉ को पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन कैसे है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, इसकी उपपत्ति के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 21वां लेक्चर है। इसके पहले वाले जो 20 लेक्चर हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उसमें से आप उसको देख लेना है ना, पूरा का पूरा। इसके पहले की जो भी चीज़ें हैं वो लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, गाउस के नियम को अपने को एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है, इसलिए अपने को इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और याद रट नहीं सकते, रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए क्या होगा, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। चलो क्या हुआ है देखो, पहले मैं इस नियम को लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, इसको बड़ी अच्छी तरीके से मैं याद करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, यहाँ पर अपन टोटल लिख देंगे, है ना, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस सरफेस। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि भैया एक पृष्ठ है, बिल्कुल बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ किस टाइप का, ये बंद पृष्ठ जैसे एक फुटबॉल है, ठीक है, जैसे एक सिलेंडर है, जैसे कुछ भी बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, इससे जो भी फ्लक्स इससे संबंधित है, टोटल फ्लक्स, वो क्या होगा, वो इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश, यानी कि इस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होगा उसके और 1/ε0 के गुणनफल के, यानी उनके गुणे के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर इसके अंदर Q इन चार्ज है ना, इसके अंदर जो है ना टोटल जो चार्ज है वो कितना है, Q इन है, तब जो फाई की वैल्यू जो होगी, टोटल फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू, वो क्या होगी, Q इन, है ना, इसके अंदर स्थित आवेश और किसके गुणे के बराबर, 1/ε0 के। मतलब इसको क्या देख सकते हैं, Q इन अपॉन ε0। तो फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q इन अपॉन ε। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, अब किसके बराबर होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। Q इन और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर है। कौन सा फ्लक्स है, बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है। कहाँ रखा है पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। और किसके बराबर है, तो उसके पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश हैं और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो याद हो जाएगा ये आसानी से। चलिए नेक्स्ट जो है वो इसकी व्युत्पत्ति अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि अगर ये निर्वात में या फिर हवा में रखा हुआ हो, तब क्या होगा, फाई की वैल्यू जो है वो Q इन बटा ε0 आ जाएगी। नीचे क्या आएगा बच्चों, ε0 आएगा। ये ε0 क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो, अगर कोई माध्यम रखा हुआ हो, यानी कि ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ पूरा का पूरा किस में रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है, जिसकी परमिटिविटी या विद्युतशीलता कितनी है, ε है। तब क्या होगा बच्चों, जो फाई होगा माध्यम के लिए वो क्या होगा, Q इन बटा
यहाँ पर विद्युतशीलता जो है निर्वात की नहीं आएगी, अब किसकी आएगी, माध्यम की आ जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, वैसे भी आपको पता चल जाएगा क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ठीक, तो ये हो जाएगा क्यू इन, ये क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, फाई निर्वात है, ठीक है, और बट्टे में क्या आ गया, ये बच गया है, तो एप्सिलॉन आर, तो ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर निर्वात का फ्लक्स दे रखा हो बंद पृष्ठ से, तो आपको माध्यम में निकालना हो तो क्या करेंगे, उस माध्यम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक का भाग लगा देंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और अगर माध्यम का दिया है और निर्वात का फाइंड करना है तो एप्सिलॉन आर का इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा आया क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक बंद पृष्ठ सोचते हैं, ये ऐसा उबड़ खाबड़ सा एक बंद पृष्ठ है भैया, ठीक है। थोड़ा उसको अपन यहाँ बना लेते हैं, ये बनाया है, ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ है, उबड़ खाबड़ बना देते हैं, ठीक है, ये बंद पृष्ठ ऐसा टाइप का, इस ऐसे टाइप का यूँ, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, बंद पृष्ठ है। तो देखो, जैसे मान लें कि इसके अंदर जो है वो आवेश कितना है, Q है, कितना आवेश है बच्चों, Q है। एक पॉइंट चार्ज को मान के कर रहे हैं अपन, ये लो, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। थोड़ा सा इस पृष्ठ को ऐसे ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी अपने को पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए जो फ्लक्स की डेफिनेशन है वो क्या होती है, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, यानी छोटे छोटे अल्पांशों का बांटते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये क्यू आवेश है, ठीक है, और एक अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पर, ये अल्पांश क्षेत्रफल का एक डी एस कितना है, ये डी एस अल्पांश ले लेते हैं। तो इस डी एस की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इस डी एस की डायरेक्शन किधर होगी, तो इस डी एस की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। तो ये अपन ने क्या लिख दिया बच्चों, डी एस, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों, डी एस की डायरेक्शन है। अब देखो कि इसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ई डॉट डी एस निकालना है, डी फाई निकालना है ना, इस छोटे से पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकालना है। तो डी फाई निकालना है, और डी फाई जो होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा, ठीक है। तो ई की डायरेक्शन यहाँ पे आपको चाहिएगी। तो ये ई जो होगा वो किधर होगा यहाँ पे बच्चों, ये इससे दूर की ओर होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज माना है हमने, क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज माना है, तो ई की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, ये ई की डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा है, ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो ध्यान लगाना है कि, ठीक है, आपको क्या लिखना है बच्चों कि छोटे से, ठीक है, डी एस अल्पांश से, डी एस से निर्गत फ्लक्स, डी एस से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होगा, तो डी फाई जो होगा वो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। वैसे और अपन अगर देखें कि ये दूरी जैसे बच्चों आर है, कितनी है, ये दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, समझ में आ गया होगा, आर कैफ है, ठीक है। चलिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हो जाएगा, इस आवेश की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q के कारण, ठीक है, Q के कारण अल्पांश पर क्षेत्रफल, अल्पांश ds पर जो आपका क्या है, ds पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, तो वो होगा E बराबर कितना होगा, k की वैल्यू लिखी दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान लगाना है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, चलो। तो डी फाई बराबर क्या होगा, डी फाई बराबर क्या होगा बच्चों, डी फाई ई डी एस कोस थीटा, ई की वैल्यू लिख देते हैं, 1/, कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी, और ये Q बटा R स्क्वायर, ये तो होगी वैल्यू ई की, डी एस, ये डी एस कोस थीटा,
ठीक है, लिख देते हैं अभी cos थीटा, ds cos थीटा, ये आ गया है आपके पास में d फाई। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपने 11th क्लास में है ना, 2 टाइप के एंगल पढ़े होंगे। कौन कौन से एंगल पढ़े होंगे? एक तो प्लेन एंगल, ठीक है, या तलीय कोण, और एक होता है सॉलिड एंगल या घन कोण। ठीक है, क्या होता है? घन कोण, या फिर क्या बोलते हैं उसको? ठोस कोण बोलते हैं। अब भैया ये क्या होता है? तो आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई 2 टाइप के पूरक मात्रक होते हैं, पढ़े ना? 7 तो क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, या फिर मूल मात्रक होते हैं, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। दोनों पूरक मात्रक में से कि एक क्या था? एक रेडियन था, और एक दूसरा क्या था? स्टेरेडियन। ठीक है, तो रेडियन जो तलीय कोण होता है, प्लेन एंगल होता है, उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। और घन कोण या ठोस कोण की जो यूनिट होती है वो क्या होगी बच्चों? स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आगे बढ़ाने से पहले अपन थोड़ा सा ठोस कोण के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए, जैसे बच्चों की एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, और इस लाइन के द्वारा इसकी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पर जो अंतरित कोण है, यानी एंगल सस्टेन्ड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट, क्या कैसे फाइंड करेंगे भैया? तो क्या करते हैं अपन? इसके दोनों सिरों को, यानी कि इसको भी कहाँ से मिला देंगे? यहाँ से, ये मिला दिया। इसको भी कहाँ से मिला देंगे? यहाँ से, ये मिला दिया। अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो झुकाव होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया? प्लेन एंगल कहते हैं। बात क्लियर है? तो ठोस कोण क्या होता है? अभी ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ठोस कोण और इसमें बहुत फ़र्क होता है, उसको अपन थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। जैसे मैं एक पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक है, ये तो लाइन के द्वारा बनाया जाता है किसी एंगल पर, किसी पॉइंट पर, लेकिन जो ठोस कोण होता है वो लाइन के द्वारा नहीं बनाया जाता, एक क्षेत्रफल के द्वारा या पृष्ठ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक थोड़ा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये एक क्षेत्रफल है। किस टाइप का क्षेत्रफल है बच्चों? तो जैसे ये इस टाइप का एक क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इसी टाइप से रखा हुआ है, और इसके द्वारा, इस क्षेत्रफल के द्वारा कैसे कोण अंतरित हो रहा है उसको समझ लेते हैं अपन लोग। तो मान लें ये पॉइंट है, तो भाई अगर ये लाइन होती तो अपन इसके 2 सिरों को मिला लेते यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इससे मिला लेते हैं, अभी जैसे पिछली बार किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ी समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि इसके हर एक पॉइंट को, बाहर वाला किनारे के, जो इसके किनारे के है ना, कॉर्नर के, या फिर एजेस, जो भी एजेस है इसके किनारे हैं, उनके हर एक पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, यूँ। ऐसा होता है, नहीं होता है भाई कि भाई यहाँ सब पॉइंट से, सब सारे पॉइंट से, यहाँ सभी पॉइंट से अपन ने डोरियाँ बांध ली मान लो, और उनको सबको एक पॉइंट से बांध दिया, है ना, एक पॉइंट से बांध दिया। ठीक है, तो कैसे बनेगा बच्चों? ये जैसे मान लो ये इस पॉइंट पर चाहिए आपको, ठीक है, इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो इस पॉइंट पर चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट है यहाँ पे, इनको अपन इससे मिला देंगे। तो क्या बनेगा भाई? एक पिरामिड बनेगा, नहीं बनेगा? ये पिरामिड, यूँ पिरामिड देखा देगा, पिरामिड है ना, गूगल पे सर्च करना पिरामिड की शेप इमेजेस, है ना, किस टाइप की होती है, तो वो एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वृत्ताकार चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पृष्ठ मान लेते अपन, और इस पॉइंट पर जैसे कि मान लो कि इसके द्वारा इस पॉइंट पर जो एंगल सस्टेन किया जा रहा है, कौन सा? सॉलिड एंगल, तो वो क्या होगा? तो इसके हर एक पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ये कैसी शेप बनेगी? जोकर की टोपी होती है कि नहीं होती है ना, यूं, ठीक है, यूं, ठीक है, ऐसी जोकर की टोपी की टाइप की शेप बनेगी, ठीक है। तो वो जो शेप बन रही है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लियर है ये बात? आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखो कि इस प्लेन के बीचों बीच वाले पॉइंट को यहाँ से अपन मिला देते हैं, ये ठीक है, मिला दिया।
ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं ds है, कितना है ये ds है। और ध्यान ये रखना है कि ये r जो है इसके परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है, ये क्षेत्रफल क्या है इस r के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है। तो इसका इस एंगल का मान, ठीक है, ये देखो ये हर एक पॉइंट को मिला दे रहे हैं अपन, हर एक पॉइंट को मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या बनेगा, ये ऐसी शेप बनेगी यूं, ठीक है, यूं, इस टाइप की ये जो शेप बनी ना, ये वाली सारे पॉइंट्स को मिलाने पर ये वाली शेप बनेगी ऐसी पिरामिड टाइप की, ठीक है। तो ये जो चीज़ कहलाती है, ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ठोस कोण या घन कोण, ठीक है। और इसको अपन किस, जैसे कि ds क्षेत्रफल के द्वारा ये व्यक्त किया गया, तो ये क्या, जैसे कि उस कोण को तो अपन थीटा या फिर डी थीटा से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, डी ओम से। किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, डी ओम से व्यक्त करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस ds की डायरेक्शन भी किधर है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में r है, जिस डायरेक्शन में r है उसी डायरेक्शन में ds की डायरेक्शन है, तब ये चीज़ होती है। लेकिन अगर क्या हो रहा हो बच्चों कि थोड़ा सा अपन चेंज कर दे रहे हैं, एंगल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस ds की डायरेक्शन जो है वो इधर नहीं हो, कुछ इस टाइप से हो, यूँ हो, ठीक है, और r की डायरेक्शन ये है, ds की डायरेक्शन तो ये है और r की डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या होगा, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं, ठीक है, डी ओम की वैल्यू अगर वो दोनों ही थीटा, इन दोनों के बीच में जो कोण है ना वो थीटा अगर 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों ही क्या हो, ये इस टाइप से रखे हुए हो, ठीक है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो इस r के क्या रखा हुआ हो, लंबवत परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, तो थीटा 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, ठीक है। तो दोबारा आप सोचना, इसको थोड़ा दिमाग पे लोड लगाना, 0 डिग्री है, तब जो होगा डी ओम की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो होती है ds बटा क्या होती है, r स्क्वायर होती है, ds बटा r स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल हो कुछ, तब ये कौन सा है, ये जो ds है अभी कौन सा है, ये r के समांतर है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए कि इस ds का एक घटक ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, इस ds का कंपोनेंट ले लेंगे। किधर ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन में ले लेंगे, इस डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या होगा बच्चों, देखो ds का एक घटक ले लेते हैं इधर, तो ये वाला जो घटक होगा वो ds कोस थीटा होगा, क्योंकि थीटा के साथ वाला, और ये वाला जो घटक होगा वो क्या होगा, ds साइन थीटा, ठीक है। तो अब जब ये थीटा वाला एंगल हो, तो इस कंडीशन में डी ओम की वैल्यू क्या होती है, तो इस r की पैरेलल वाला घटक लेंगे ds कोस थीटा, और बटे में क्या जाएगा बच्चों, r स्क्वायर। यहाँ पर तो समांतर था इसलिए क्या हुआ था, ds बटा r स्क्वायर आ गया। अगर समांतर नहीं हो क्षेत्रफल इस r के, तो हम क्या करेंगे, समांतर वाला घटक लेंगे इसका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर अपन सोचें तो ds का जो घटक है, देखो r की डायरेक्शन ये है, ठीक है, r की डायरेक्शन ये है, और ds का जो घटक इधर वाला लेंगे, किसका, इधर वाला लेंगे, थीटा के साथ वाला घटक लेंगे, तो क्या आएगा, ds कोस थीटा आएगा, ठीक है, ds कोस थीटा आएगा। क्या आएगा बच्चों, ds कोस थीटा आएगा। जैसे कि मैं इसके प्रत्येक पॉइंट को यहाँ से मिला लेता हूँ, ये तो ये जो ये बना है, ये क्या बना है, डी ओम बना है, ठीक है, क्या बना है, डी ओम। एंगल कितना ये सॉलिड एंगल, डी ओम बना है, ठीक है। तो चलो इसको अपन देख लेते हैं आगे वाला। तो यहाँ पर इस डी ओम की वैल्यू क्या होगी, तो वही बात है भैया, अभी अपन ने सिखाई थी, कौन सी होगी, थीटा अगर एंगल है r और ds के बीच में थीटा एंगल है, तो जो डी ओम होगा, यानी कि जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब सोचो कि ds यहाँ पे है, कोस थीटा यहाँ पे है, और r स्क्वायर भी यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, इन चीज़ों को मिलाने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो q अपॉन 4πε0, तो अपन ने ऐसा ही लिख दिया। और ये क्या चीज़ हो गई है, ये इसको एक बार लिख देते हैं अपन, ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, डी फाई ये हो गया, और q अपॉन क्या हो गया, q अपॉन 4πε0 अपन ने लिख दिया। और ये वैल्यू जो है वो किसकी है बच्चों, डी ओम की वैल्यू है। बात क्लियर हो गई होगी।
तो ये जो फ्लक्स प्राप्त हुआ है ये इस ds से निकलने वाला फ्लक्स प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, किससे, कौन सा फ्लक्स है ये, इस ds से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, ds से संबद्ध फ्लक्स प्राप्त हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए इससे निकलने वाला, क्योंकि कुल विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ऐसा आया था अपने डेफिनेशन में। इसलिए अपने को क्या चाहिए यहाँ पे बच्चों कि कुल विद्युत फ्लक्स चाहिए। ठीक है, तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स के लिए, कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा बच्चों, फाई निकालेंगे और वो क्या होगा इंटीग्रेशन डी फाई कर देंगे। और क्योंकि समाकलन यहाँ पे क्षेत्रफल समाकलन करना पड़ेगा तो एस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो ये कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, डी ओम आ जाएगा। देखो क्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि जो आवेश है बदल क्या रहा है, ये ds बदल रहा है। ठीक है, तो ये तो क्यू तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इसको अपन बाहर लिख लेंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर लिख लिया, और ये क्या आ गया, डी ओम आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखो कि डी ओम क्या है, तो इस अंदर वाले बिंदु, इस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। इस पृष्ठ के, ये पृष्ठ जो भी है इसके अंदर एक बिंदु है। ठीक है, अंदर, इस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु है, और उस बिंदु पर इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कौन है, आंतरिक बिंदु पर अंतरित कौन सा घन कोण है, आंतरिक बिंदु पर अंतरित घन कोण है, किसके द्वारा, इस क्षेत्रफल के द्वारा। अब चाहिए अपने को इंटीग्रेशन डी ओम, यानी कि इंटीग्रेशन डी ओम क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कुल, और डी ओम का मतलब क्या है, घन कोण। तो अपने को क्या चाहिए कि इस सारे पृष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा, सारे पृष्ठ के द्वारा अंतरित घन कोण कहाँ पर, इसके अंदर स्थित बिंदु पर, है ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है, देखो मैं एक बार इसको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके आंतरिक बिंदु पर, क्या है, आंतरिक बिंदु पर ठोस कोण या फिर घन कोण आप लिख सकते हो। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक बिंदु पर ठोस कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा अंतरित कोण है, ये घन कोण है, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, 4 पाई होगी। ये थोड़ा सा दोबारा देख करके इसको अच्छे से समझ लें। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कि इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 पाई है। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब क्यू क्या था बच्चों, इस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश था ना, इसलिए अंदर है, इसलिए क्यू इन लिख देते हैं, ये अपनी इच्छा है। ठीक है, सब जगह आप क्यू इन का यूज़ कर सकते हो, क्यू इन का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हो जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को मैं अभी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप उसको पॉज करके या तो लिख लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।